नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा की खबरें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानी आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है। यह चुटकी अनिल विज ने गुरनाम सिंह चडूनी पर ली है। किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूनी के बारे में उन्होंने कहा है कि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, अर्थात जिस तरह से अन्य हजारे का आंदोलन चला था और अरविंद केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की थी, उसी तर्ज पर इसमें चडूनी चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही नेता हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण किसानी आंदोलन को लंबे खींच रहे हैं, उसको सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बार बार किसानों से अनुरोध कर रही है कि वह आकर बातचीत करें, मसले का सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे नेता इन मसलों को सुलझने नहीं देना चाहते। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चडूनी किसान आंदोलन के माध्यम से केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़े लोगों ने भी मुख्य मुद्दे को छोड़कर अपना मकसद हासिल किया था और केजरीवाल बन गए। इसी प्रकार इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानी नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग किसानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। विज ने कहा कि बार बार केंद्र सरकार के बुलाने पर भी ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको किसान के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं और इनमें से कई केजरीवाल बनना चाहते हैं। 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चडूनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं और इनमें से कई केजरीवाल बनने के सपने ले रहे हैं और इनका आपस में टकराव है। इसलिए उन्होंने चडूनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे। पंचकुला के अभयपुर में डायरिया के केस सामने आए हैं, जिसके बाद पंचकुला का स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है और अभयपुर में पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर पानी की सप्लाई टैंकरों से की जाएगी। साथ ही साथ जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं और सैंपलों को टेस्ट के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया गया है। पंचकुला के अभयपुर में डायरिया के मामले सामने आने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग पंचकुला द्वारा यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट में डायरिया पाया गया है, यानी कोलरा पाया गया है। सीएमओ पंचकुला ने कहा है कि फिलहाल उस क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद करवा दी गई है और टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया के मामले आने के बाद क्षेत्र में कैंप भी आयोजित किए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मैंने वहाँ खुद सुबह पर्सनल, क्योंकि कल दोपहर बाद आने शुरू हुए थे, तो क्योंकि केस की नंबर बढ़ता जा रहा था, तो मैं खुद आज सुबह पर्सनल वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पूरा क्षेत्र मैंने देखा। वहाँ जो हमने कैंप लगाया वहाँ भी मैं गई, तो वहाँ पे एक्चुअली सैनिटरी कंडीशंस बहुत ही पुअर हैं। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, उसमें पानी भर रखा है। जो सीवर के ढक्कन है वो पार्शियली खुले हुए हैं, ठीक है ना।
और घरों में, एक दो घर में भी अंदर जाके घुस के देख के आई मैं उनके वाटर कनेक्शन का सिस्टम। तो उनके जो टैंक है पानी के, ड्रिंकिंग वाटर के टैंक, वो वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल पे है, और ग्राउंड लेवल पे टैंक है, और उसमें जो सीवर की लाइन जा रही है वो बेसिकली लाइन नहीं जा रही। पानी का अगर इतना बड़ा टैंक है तो सीवर का इतना सा उनका वो बना हुआ है, नाली सी। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जी ये तो जैसे डेली वाटर उनका जो भी डिस्चार्ज होता है, हाउस डिस्चार्ज, वो सारा ओवरफ्लो करता रहता है और वहीं बहता रहता है, और उससे वो एब्जॉर्ब होके, ग्राउंड से एब्जॉर्ब होके वो सारा ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है। तो इस तरह पेशेंट्स की बात करें मैम, कितने पेशेंट्स अभी तक एडमिट हो चुके हैं, कितने जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं? टोटल अभी तक जो हमारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अभी तक 179 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 56 मेरे ऑन साइट कैंप पे रिपोर्ट हुए हैं, जिनको कि वहीं पे मैनेज करके दवाई देके भेज दिया गया। उनमें से 3 को हमने अभी तक यहाँ एडमिट कराया है, शिफ्ट कराया है। और यहाँ पे जो है 123 केसेस ने रिपोर्ट किया है हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें से कि 65 केसेस एडमिट हुए हैं और 46 उसमें पीडियाट्रिक केसेस। इसमें कोई मौत भी हुई है? मौत इसमें एक बच्चे की हुई है, जो कि एक्चुअली हमारे पास परसों रात यहाँ पे आया था, लेट नाइट। उसको उस समय मैनेज भी किया गया और फ्लूइड वगैरह दिया गया, जो भी आईवी एंटीबायोटिक, आईवी ड्रग्स हैं, उसको वॉमिटिंग थी, वो मैनेज किया। बच्चा बाद में स्टेबल हो गया, मैं उसके पेरेंट्स से बात करके आई थी। हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को बेरोजगारी नजर आती है, ऐसा कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेशक व्हाइट कॉलर रोजगार ना हो, लेकिन रोजगार सभी के पास है, हर कोई कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। हरियाणा में नहीं है बेरोजगारी, केवल प्रॉपर्टी डीलिंग वाले कांग्रेसी ही बेरोजगार हुए हैं। ये बड़ा बयान हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दिया है। कृषि मंत्री ने अपना बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 27% बेरोजगार वाले बयान के जवाब में दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा में व्हाइट कॉलर जॉब जरूर कम हुई हैं, लेकिन रोजगार नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे प्रदेश से आए लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो खेती किसान हो या कोई और नौकरी। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने जो आंकड़े दिए हैं उसे एजेंसी से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ये डाटा जो है प्राइवेट एजेंसियों के हैं और किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के हैं। हरियाणा के अंदर रोज़गार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं और सच्चाई तो ये है कि हरियाणा के अंदर हमारी, और बात तो छोड़िए, कृषि के लिए भी हमें लाखों मजदूर बाहर से लेके आने पड़ते हैं, चाहे वो कपास उगाई का हो, चाहे धान की रोपाई का हो, हमारे या सब्जियों की खेती का हो। तो बेरोजगारी तो आप हरियाणा में नहीं कह सकते। ये जरूर है कि किसी को अपेक्षा है बड़ी नौकरी की, उससे कैटेगरी नीचे उसको काम मिलता है, या कोई काम खेत का नहीं करना चाहता, लेकिन बेरोजगारी में बढ़ने का कुछ हरियाणा में ऐसा दिखाई नहीं दिया। हरियाणा में आपके सामने है कि जितनी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर जो कर्मचारी हैं ज़्यादातर हरियाणा की बजाय बाहर के क्षेत्र से आते हैं, और हरियाणा के लोग जो है अपनी मर्जी का काम, उनकी पसंद का वाइट कॉलर जॉब चाहिए, वो ज़रूर उनको पूरी नहीं मिल पाती। और कांग्रेस के वक्त में एक अलग रोज़गार था प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो जरूर हमारी सरकार के वक्त में बेरोजगार हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर कांग्रेसी। कृषि मंत्री ने किसानी आंदोलन में शामिल गुरनाम सिंह चड्ढूनी के बयान पर पलटवार कर कहा है कि किसान आंदोलन में शामिल लोगों की मंशा राजनीति है। ये कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और अन्य पार्टी के लोग हैं, इनका किसान हित से कोई लेना देना नहीं है। कि जितनी भी ये जत्थेबंदियाँ हैं या नेता हैं, इनकी इच्छा तो राजनीति करने की है। ये जरूर है कि इनकी अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई कम्युनिस्ट से है, कोई और अलग पार्टी से है, तो ये आपस में एक मत नहीं होते, लेकिन सबकी इच्छा राजनीति करने की है। ज़्यादातर लोग इलेक्शन से, चाहे टकैत साहब हो, चाहे चड्ढूनी साहब हो, ये लड़ भी चुके हैं, अपनी जमानतें जब्त करा चुके हैं, और इनको अधिकार भी है कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। किसी भी भारत के नागरिक को पार्टी बनाने का और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसानों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए, किसान के नाम पे राजनीति ना करें, अपना मैनिफेस्टो दें, अपने काम जो कर रहे हैं इन्होंने किसान हित के वो बताएं, या आगे इनका जो टारगेट है वो बताएं, और भोले भाले किसान को जो है गुमराह ना करें। और दुर्भाग्य ये है कि मैं देख रहा हूँ हरियाणा के किसान, जिनको पता ही नहीं लाल झंडा क्या होता है, गुमराह करके उसके हाथ में लाल झंडा दे दिया। और
आपके सामने है कि 30-40 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में शासन किया, उसको बर्बाद कर दिया और आज उसकी हालत ये है कि वहाँ पर उसका एक विधायक भी नहीं है। और ये अब यहाँ भोले भाले किसानों को गुमराह करके उनके हाथ में लाल झंडा दे रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इनसे बच के रहें। कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग की योजनाओं के बारे में कई बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस बार मेरा पानी मेरी विरासत में 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल की खेती पर किसानों को दूसरी वैकल्पिक फसल बोने के लिए कहा गया है, जिसके तहत 7,000 प्रति हेक्टेयर DBT के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं बाजरे की फसल की जगह दलहन की फसल बोने के लिए 4,000 रुपये की मदद इस योजना के तहत दी जाएगी। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत हरियाणा की फसल भूमि की मैपिंग विभिन्न माध्यमों से करवाई जाएगी। इस साल उसका टारगेट जो है 2 लाख एकड़ का कर दिया, तो उसका रिव्यू भी किया गया। एक योजना इस बार बनाई कि जो DSR से डायरेक्ट सोइंग करेंगे, बीज से धान की खेती करेंगे, जिसमें पानी की 30% 25% कम लागत होती है, बचत होती है पानी की। 5,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसानों को भी देना था। 30,000 एकड़ का लक्ष्य रखा था, जो कि अचीव कर लिया गया है। और पूरे हरियाणा में ही एक योजना और बनाई कि बाजरे की जगह जो दालों की खेती करेगा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, उस किसान को भी हम 4,000 रुपये DBT से देंगे। और उसका भी हमारा लक्ष्य जो है 1 लाख एकड़ का है। एक मुद्दा सबसे बड़ा था कि हरियाणा की पूरी कृषि भूमि को किस एकड़ में क्या फसल लगा रखी है, उसकी हमने मैपिंग करनी है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी लगा दी उपायुक्त के माध्यम से, जिसमें नहरी पटवारी भी होंगे, पंचायत सेक्रेटरी भी होंगे और बाकी मैन पावर भी होगी। एक एकड़ हरियाणा की फसल की हम मैपिंग करेंगे और इसका मकसद ये है कि हमें योजना बनाने में, मंडी चलाने में, क्या व्यवस्थाएं करने में हमें सुविधा हो रहेगी। और ये जो मैपिंग अब आगे से हर फसल पे हम करते रहेंगे और इससे किसान को हम स्कीम बनाएंगे कि भाई आप इसकी बजाय ये फसल बोएं, ताकि उनकी आमदनी भी कम ना हो और उनको कोई इंसेंटिव मिल जाए। उसके लिए मंडियों में MSP पे उनकी प्रोक्योरमेंट करें। तो इस तरह से हमने ये कोशिशें की हैं और ये सारी मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य ये है कि हरियाणा का पानी अपना साधन नहीं है, पानी हमारे यहाँ कम है और पानी का सदुपयोग करके इस तरह से कृषि करें कि धरती हमारी बंजर ना हो जाए, पानी भी बचे, किसान भी समृद्ध हो और फसलें भी अच्छी हों, किसान की आमदनी भी बढ़े। और इस बार जो हमने गेहूं की प्रोक्योरमेंट की, सारा पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में दिया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है और इसका परिणाम जो है आने वाली पीढ़ियां किसानों की कहेंगी कि भी इससे बड़ा कदम किसान हित का कोई हो नहीं सकता। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मतलब तो ये है कि पूरे हरियाणा की ज़मीन की मैपिंग करना, कितने एकड़ में धान लगा है, कितने एकड़ में कपास है, कितने एकड़ में बाजरा है, कितने एकड़ में ज्वार है, कितने एकड़ में और फसल है और इवन खाली भी है उसको भी मैपिंग करना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमारा पोर्टल चालू कर रखा है। पहले उसमें किसान चढ़ाएगा, फिर हमारे विभाग के इसको अधिकारी करेंगे, हर सेक्टर से भी सर्वे करेंगे। 3-4 अलग अलग माध्यम से हम करके हम बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा रखेंगे कि इस सीजन के अंदर किस खेत के अंदर क्या फसल बोई गई और उससे ही हमें नीतियाँ बनाने में सुविधा रहेगी। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। शुक्रवार से बच्चों ने स्कूल जाना भी आरंभ कर दिया। फिलहाल स्कूल 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के ही खोले गए हैं। रायपुर रानी में स्कूल खुले हुए नजर आए। बच्चों की संख्या बेशक सीमित थी, लेकिन स्कूल में बच्चे अवश्य पहुंचे। हरियाणा में लंबे अंतराल के बाद सरकारी आदेशों के बाद 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खुल गए और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई। वहीं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी लिखित में लेकर आना भी जरूरी था। राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय रायपुर रानी के प्रिंसिपल सरोज देवी का कहना है कि सभी बच्चों के मां बाप से मंजूरी व मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया है। स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों को
टेम्परेचर स्कैनिंग व सैनिटाइज किया है। जो बच्चे स्कूल आकर पढ़ाई करना चाहते हैं वे नियमों की पालना कर आ सकते हैं। अगर माँ बाप घर पर पढ़ाई कराना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। इसके साथ ही आज पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी बच्चों के कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिए गए। स्कूल में सिर्फ 150 बच्चे आए जो लिखित में माँ बाप की परमिशन लेकर पहुंचे, जिसे चेक किया गया और गेट एंट्री पर स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, अन्य कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी की गई। प्रशासन ने हमें गाइडलाइन दी थी कि पेरेंट्स की कंसेंट लेकर बच्चे हैं स्कूल में आएंगे। आज हमारे स्कूल में है 150 बच्चे हैं, वो पेरेंट्स की कंसेंट लेकर पहुंचे हैं, और जो बच्चे कंसेंट लेकर नहीं पहुंचे थे हमने उनको वापस कर दिया कि आप अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेकर आओगे तभी स्कूल में हम आपको एंटर करने देंगे। बच्चों को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड प्रोटोकॉल को वो फॉलो करें और स्कूल खुले हैं एक जश्न की तरह इसको सेलिब्रेट करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू की है और ऑनलाइन तो रही नहीं, क्योंकि हमने बच्चों को फोर्स नहीं करना है कि बच्चा स्कूल आए या ना आए, तो हम ऑनलाइन क्लासेज भी उनको प्रोवाइड कराएंगे। वैसे अब डरने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि वो जो कोविड की है ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रेशो। मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनने के बाद दाखिले का क्या प्रोसेस रहा है स्कूल में अभी तक, किस तरह से दाखिला की प्रक्रिया जो? मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैंने स्कूल में ज्वाइन किया था, इस विद्यालय में 713 बच्चे थे और वहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1000 तक बच्चों को एनरोलमेंट करने का रहेगा, और मैंने वो टारगेट पूरा कर लिया है। ये मेरे लिए भी खुशी की बात है और रैपुरानी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमने इस टारगेट को पूरा किया है। 1000 ही नहीं हमने किया, बल्कि हम 1000 को क्रॉस करने जा रहे हैं। और हमने बच्चों का एडमिशन के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों रखे हुए हैं और दोनों में हमारे पास खूब बच्चे हैं। पंचकूला में भी बच्चों ने स्कूल में अपनी हाजिरी लगवाई, लेकिन यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना की गई थी। सैनिटाइज किया गया बच्चों को और साथ ही साथ बच्चों को उनके परिजनों का आज्ञा पत्र भी देखा गया, जिस पर सरकार ने कहा था कि वही बच्चे स्कूल में आ सकते हैं जिनके परिजन उनको अनुमति देते हैं। पंचकूला में भी आखिरकार स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजार खत्म हुआ। शुक्रवार को मौजूदा शिक्षा सत्र में पहली बार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। सुबह 8:30 बजे से कक्षाएं शुरू हुई और ये दोपहर 12 बजे तक चली। इसके बाद गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया था। माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश करवाया गया, अन्यथा वह पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते 22 अप्रैल से स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई थी। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के बाद प्रदेश सरकार ने फिलहाल मानक संचालन प्रक्रिया के तहत 3 कक्षाएं लगाने की अनुमति दी है। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। सुबह पहले 20 मिनट तक बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हुई। इस अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी की गई। यह क्रम रोज जारी रहेगा। कक्षा में एक बैंक पर एक छात्र बैठेगा और अधिकतम 30 छात्र ही कक्षा में बैठ सकते हैं। मोहाली में गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाद किसानी मोर्चा जारी है। किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन्हीं किसानों का हौसला अफजाई के लिए न सिर्फ सिंगर्स बल्कि कई समाज सेवी संस्था भी यहाँ पर आती रहती है। ऐसा ही सिलसिला शुक्रवार को भी देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी बात यह भी देखने को मिली कि किसान बेशक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन इन्हीं किसानों द्वारा यहाँ पर ठंडे शीतल जल की छबील भी लगाई गई ताकि आने जाने वाले लोगों को पानी मिले और उन्हें शीतलता प्रदान की जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाहर किसान भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को इस भूख हड़ताल पर पहुंचे पंजाबी सभाचार सोसाइटी के पदाधिकारियों ने किसानों का उत्साह बढ़ाया और एक दिन की भूख हड़ताल पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाहर किसानों की एक तरफ भूख हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी ओर ठंडे मीठे पानी की छबील भी लगा दी गई ताकि एयरपोर्ट रोड से गुजरने वाले व्यक्तियों को ठंडा पानी मिल सके। बातचीत के दौरान पंजाबी सभाचार सोसाइटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद सतवीर सिंह धनोआ ने अन्य किसानों ने कहा कि काले कानूनों का किसानों के साथ आम लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि यह आंदोलन चल रहा था, इसमें आपने योगदान क्यों नहीं दिया।
इसलिए आज हर व्यक्ति को इस आंदोलन में कूदने की जरूरत है, सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेशक आंदोलन और लंबा चलेगा, लेकिन यह लड़ाई हक सच की लड़ाई है, जिसमें किसानों की जीत निश्चित है। और क्या कहा किसानों ने, सोसाइटी के पदाधिकारियों ने, इसको लेकर हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह बेनीपाल ने बातचीत की। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से स्कूल किट वितरण आरंभ कर दिया गया है। यह किट उन छात्रों को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्कूली शिक्षा का खर्चा वहन नहीं कर सकते। समाजसेवी संजय टंडन की अगुवाई वाले कॉम्पिटेंट फाउंडेशन यूटी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ के सहयोग से गुरुवार को सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 से पहला स्कूल किट वितरण कार्यक्रम शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन विद्यार्थियों की मदद करना है जिनके माता पिता आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं हैं कि वे अपने शिक्षा के साधन उपलब्ध करा सकें। इस कार्यक्रम के तहत शहर के सरकारी स्कूलों की कुल 300 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस स्कूल किट में स्कूल बैग, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुरूप किताबें, कॉपियां, ज्योमेट्री बॉक्स और स्कूली वर्दी शामिल है। मासिक स्कूल किट वितरण की यह श्रृंखला महीने के हर तीसरे शनिवार को जारी रहेगी। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा चयनित स्कूल के बाद फाउंडेशन के अधिकारी डोनेशन देने स्कूल जाएंगे। तो ये थी शहर की ऐसी खबरें जो बताना जरूरी था, आपका जानना जरूरी था, और उम्मीद है कि इसमें हम सफल रहे होंगे। और अपने शहर की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।